हेलो गाइस। कल हमने डिस्कस किया था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में रिलैक्सेशन टाइम एंड एनर्जी डिसिप्शन एंड रिलैक्सेशन टाइम का जो कॉन्सेप्ट था उन्हीं से रिलेट होकर तो एक टॉपिक और बचता है उसमें, जो है क्वालिटी फैक्टर। किसी चीज़ का क्वालिटी फैक्टर क्यू। क्वालिटी फैक्टर बेटा कई जगह पे डिफाइन किया जाता है। किसी चीज़ को क्वालिटी बताना मतलब क्वालिटी फैक्टर। एसी करंट में भी क्वालिटी फैक्टर होता है, प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं जब हम कई जगह पर। तो ऐसे ही डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में भी क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। देखिए ये जो क्वालिटी फैक्टर है किस में पढ़ रहे हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में पढ़ रहे हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, किस में पढ़ रहे हैं हम, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में। पेपर में बाकायदा आपको पूछेगा कि व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, डेफिनेशन तो यही रखेगी, बट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा जब हम पढ़ेंगे एफएचओ, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो डिस्कस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि पूछ किस में रहा है वो क्वेश्चन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में पूछ रहा है या फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में पूछ रहा है। जिसमें पूछेगा उसी के हिसाब से फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, देखिए फॉर्मूले से डेफिनेशन को बताया गया है, Q इक्वल टू 2 पाई से मल्टीप्लाई इनटू एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड। यानी कि 2 पाई टाइम्स का मतलब है 2 पाई गुना, 2 पाई गुना हो गया इसका किसका, ऑफ रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, सिस्टम में स्टोर होने वाली एनर्जी यानी निकाय में जो अवशोषित ऊर्जा, तथा टू द एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड, यानी कि प्रत्येक काल में जितनी ऊर्जा लॉस्ट यानी खो रहे हैं हम, उन दोनों का जो अनुपात यानी रेशियो है, रेशियो इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर Q। इट इज डिनोटेड बाय Q। तो Q इज इक्वल टू 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड। देयर इज अ नो यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर बिकॉज दिस इज द सेम रेशियो, ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, जूल बाय जूल कैंसिल आउट, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती क्वालिटी फैक्टर की। क्योंकि अब एक एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं तो वहां पे पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो देयर इज अ नो यूनिट ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो इसके बाद ये तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, इसका जो फॉर्मूला है मेन वो निकालना है। तो वो जो फॉर्मूला मेन होता है बेटा, वो या तो पेपर में डायरेक्ट हो सकता है ऐसे, देखिए डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर क्यू फॉर क्वालिटी फैक्टर, बेटा शॉर्टकट में निकाल, या वो ऐसे बोलेगा बेटा डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर Q एंड टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। तो जो इसका मेन फॉर्मूला आता है निकलकर, उसमें दरअसल दो ही चीज आती है, एक तो Q आता है, एक टाउ। तो देखिए फॉर्मूले को डायरेक्ट करते हैं। देखिए वी नो दैट अभी हमने Q की डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ये वाला पहले फॉर्मूला लिखेंगे Q इक्वल टू 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, Q इक्वल टू 2 पाई एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, मान लो E है, एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड, प्रत्येक काल में कितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। देखिए आपको नीचे भी E ही चाहिए एक हिसाब, लेकिन काल की बात करना है। तो देखिए आपने अभी कल पढ़ा था dE by dt, व्हाट इज dE by dt, एनर्जी डिसिप्शन। तो ये तो अगर हम इसमें से T हटाना चाह रहे हैं तो T हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके प्रत्येक काल मतलब आवर्त काल, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई, तो dE by dt into P। तो ये क्या था बेटा, ये तो P था, एनर्जी डिसिप्शन। तो हम इसलिए जो फॉर्मूला बनता है एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड का, कितना होता है P into T। क्लियर। अब देखिए कल आपने एक फॉर्मूला निकाला था बेटा, P बराबर होता है E अपॉन टाउ। मैंने कल आपको बताया था P इक्वल टू E अपॉन टाउ, वैल्यू लगा दीजिए P इक्वल टू E बाई टाउ, क्लियर, एंड इनटू T। यहां से टाउ ऊपर चला जाएगा और E से तो E कैंसिल। तो यहां से क्वालिटी फैक्टर की जो Q की वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, Q 2 पाई टाउ अपन में T बचाना बेटा, ये T। What is 2 pi upon T? This is the omega. Then the formula is Q equal to tau omega. लो आपके पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी डिराइव हो चुका है, नो प्रॉब्लम। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू कितना होता है, टाउ ओमेगा। तो ये था आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की यूनिट नंबर 3।
देखते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट अगर प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी गई है तो आपको करवाते हैं, नहीं पूछी गई तो नेक्स्ट यूनिट पर बढ़ेंगे, ठीक है। This is an important numerical question from the damped harmonic oscillation। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी सकते हैं आगे भी। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं क्योंकि आपसे थ्योरेटिकल पार्ट और डेरिवेशन पार्ट ही ज़्यादा पूछा जाता है, बट फिर भी ये डेरिवेशन में ही काउंट होता है क्योंकि इसमें कोई वैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, पर ये न्यूमेरिकल ले भी मतलब इसको कह सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्ट हम कोई टॉपिक नहीं है, ये उसी से को रिलेट करके हमने बनाया न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पूछा गया है, गढ़वाल वाले एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए आप जरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑस्किलेटिंग सिस्टम इज डी स्क्वायर एक्स, यही है बस, इक्वल टू 0 इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन आर, यानी कि एक निकाय की अवकल समीकरण निम्न प्रकार से है, ये है, यदि ओमेगा ग्रेटर देन आर, यदि ओमेगा की वैल्यू आर से बड़ी हो तो कैलकुलेट द टाइम इन विच, वह समय ज्ञात करो जिसमें, यानी वो टाइम निकालना है हमको, वो टाइम t चाहिए हमें जिसमें नंबर 1 एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी जिसमें जो आयाम है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जिसमें जो आयाम है, आयाम a, वो अपनी शुरू की वैल्यू का 1/e रह गया, कितना रहेगा 1/e। दूसरे केस में क्या कह रहा है, एनर्जी बिकम 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी जिसमें एनर्जी अपनी शुरू की वैल्यू की 1/e रह गई। पहले में एम्पलीट्यूड को कहा उसने 1/e, फिर एनर्जी को कहा, फिर तीसरे में भी वो एनर्जी की बात कर रहा है, एनर्जी बिकम 1/e⁴ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर? अब देखिए सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमें दिया है ओमेगा ग्रेटर देन आर, व्हाट इज द लाइट डैम्पिंग, इज अ लाइट डैम्पिंग, याद हो आपको, लास्ट वाला क्वेश्चन है ना। तो लाइट डैम्पिंग में अगर आपको याद हो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उस चीजों की सभी, लाइट डैम्पिंग में इसको सॉल्व करके x कितना आता है बेटा, वो डायरेक्ट चाहिएगा क्योंकि हमें x दोबारा सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन किस चीज की है बेटा, बताओ ये इक्वेशन किस चीज की है, आपको समझ में आ रही किस चीज की इक्वेशन है, पहचान पा रहे थे, ये इक्वेशन है DHO की। अच्छा अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन किसकी है, d² और dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू, ये किसकी इक्वेशन है, ये SHO की इक्वेशन है, ऐसे याद रखना है, ये DHO की इक्वेशन है, ये SHO की इक्वेशन, यानी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन, बस इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, इसमें देख लें आप अगर ध्यान से। क्लियर? तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में आपको याद होगा, आपने लाइट डैम्पिंग में लास्ट में इसको सॉल्व किया था, वो याद रखना है, वो वैल्यू बहुत जगह यूज होती है, उसकी वैल्यू जो आई थी x इक्वल टू a माइनस RT एंड साइन ओमेगा डैश t प्लस फाइव। क्लियर? यहां से आपको अगर याद होगा, आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो आपको ये क्या होता है बेटा, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना है बेटा इसका, क्योंकि हमें पहला क्वेश्चन एम्पलीट्यूड पे पूछा है, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, वो कितना है इसका, यहाँ से अगर देखें बेटा वो है a e⁻⁻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 ⁻
नहीं है। शुरू की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, पुट क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू 0 शुरू की वैल्यू के लिए, और जो आयाम आएगा उसको क्या मान लो, a0 मान लो बेटा, a0 इक्वल टू a e की पावर माइनस r इनटू 0, किसी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, देन a0 की वैल्यू कितनी आ गई, a0 कितना आ गया बेटा, a आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये तो आपके पास था एम्पलीट्यूड इक्वल टू दिस। फिर हमें वो कह रहा है कि वो टाइम निकालो जिसमें एम्पलीट्यूड अपनी शुरू की वैल्यू का कितना रह गया, 1/e। अब देखिए जरा, यहाँ देखिए क्वेश्चन, आपके पास एम्पलीट्यूड कितना आया भाई, कितना एम्पलीट्यूड है आपके पास, एम्पलीट्यूड है आपके पास, चलो कैपिटल ए मान लो, a e टू द पावर माइनस r। वो कह रहा है वो टाइम दो, ये एम्पलीट्यूड है आपके पास,
वो टाइम निकालो जिसमें एम्पलीट्यूड बिकम 1 अपॉन ई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी ये एम्पलीट्यूड जो आया आया अपनी शुरू की वैल्यू कितनी है इसकी, a0 की, a0 इक्वल टू, चलो मान लो a0 है तो शुरू की वैल्यू का 1 अपॉन e, यानी a0 अपॉन e ये रहेगा। क्लियर, a की वैल्यू लगा लो, a0 अपॉन e इक्वल टू, a0 की वैल्यू कितनी आएगी, a से कैंसिल, then 1 upon e is equal to e plus power minus rt, taking logarithm function, क्योंकि पावर में है ना, ये पावर तो कंफर्म है। तो देखो 1 by e है तो कल भी सॉल्व किया था तो -1 आएगा ना, 0 -1, log 1 की वैल्यू 0, पावर पीछे आ जाएगी and this become log of e 1 and -1 is equal to minus of rt, then t is equal to 1 upon r। लो भाई वो टाइम होगा कितना, 1 अपॉन आर। अगर आपको थोड़ा सा जानकारी चाहिए, कल हमने t इक्वल टू निकाला था 1 अपॉन 2r, उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम और इसे कहते हैं मीन लाइफ टाइम, मध्य आयु या अर्ध आयु भी कहते हैं, मध्य आयु या अर्ध। ये तो निकल गया पहला केस। क्लियर, अब वो केस कह रहा है दूसरा केस क्या कह रहा है भाई, जिसमें एनर्जी शुरू की वैल्यू की कितनी हो जाए, 1 अपॉन ई। तो वी नो दैट एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कल भी हमने आई थिंक डिराइव किया था, कल एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ क्या था, E0 e⁻²⁻2RT, या इसको आपने 1/2k² लिखा था ना, तो नो प्रॉब्लम, पास नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको ऐसे लिखा होगा, देखिए 1/2 ka² e⁻²RT। अब इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, e0 कैसे निकालेंगे, t की जगह 0 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 ka²। क्लियर होगी बात। तो अब एनर्जी E इक्वल टू E0 e⁻²RT होगी, क्योंकि ये वैल्यू तो E0 की आ गई। अब वो कह रहा है वो टाइम निकालो जिसमें एनर्जी शुरू की वैल्यू की 1 अपॉन ई। तो ये एनर्जी है E, शुरू की वैल्यू कितनी है E0, इसका कितना हो जाए 1 अपॉन ई, यानी डिवाइडेड बाय ई। तो ये तो कल वाला ही केस है बेटा, जो कल हमने रिलैक्सेशन टाइम का ही केस है। आपने कल इसको किया था, अगर आपको याद हो तो लॉग लेंगे दोनों साइड और लॉग लेके सॉल्व करेंगे। कल वैसे मैंने कराया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा इसको। तो यहाँ से कल आपने सॉल्व किया था सेम टू सेम, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई थी 1/2r। ये क्या था बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम कौन सा था, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये केस रिलैक्सेशन टाइम। सेकंड केस पूरा हो गया, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, पीछे पावर आएगी, इसे लोग की वैल्यू पर माइनस करिए। लास्ट केस कह रहा है कि जिसमें एनर्जी जो है अपनी शुरू की वैल्यू की 1/e⁴, तो कुछ नहीं करना, देखिए इसी में इतना कर ले। इसके बाद देखिए शुरू की वैल्यू की e⁴, तो e बराबर e0/4, तो यहाँ पे भी e⁴ एंड यहाँ पर भी e⁴, तो यहाँ पर भी e⁴। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करते हैं दोबारा। log of 1 minus log of e⁴ इक्वल टू -2RT एंड log of e। देखिए 1 तो 0 तो माइनस पावर 4 पीछे आ जाएगी, log of e एंड -2RT इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो -4 इक्वल टू -2RT, then t is equal to 4/2r, then t is equal to 2/r। ये टाइम कितना होगा 2/r के, किसके बराबर होगा 2/r। और इन सबकी जो यूनिट है बेटा वो कितनी है, सेकंड है। जो पिछले भी आया था वो भी सेकंड, सब सेकंड में है, किसमें, सेकंड में। तो ये था एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ना है, सिंपल अप्रोच है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ऐसे मतलब जनरली जैसे आप इसको समझा, आपने सेम टू सेम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, बस इक्वेशन भी यही रहनी है, इक्वल में थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 है आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये यूनिट से भी इसी तरीके का क्वेश्चन पुटअप होता है जैसा कि यूनिट नंबर 3 से पुटअप होता है, सबका मार्जिन सेम रहता है क्वेश्चन का।
अभी पिछली यूनिट में हमने समझा था फ्री ऑसिलेशन, एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री ऑसिलेशन, बॉडी का बिना किसी फोर्स के ऑसिलेशन करना, यानी कोई भी बल ना लग रहा हो तो ऑसिलेशन करना, क्या होता है फ्री ऑसिलेशन। इस वाले लेक्चर में और इस यूनिट में हम देखेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, व्हाट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। देखिए फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है कि डेफिनेशन से समझिए, व्हेन अ बॉडी इज सेट टू ऑसिलेशन अंडर एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी जब कोई बॉडी दोलन करना शुरू करती है, ऑसिलेशन करना शुरू करती है किसी बाह्य बल के प्रभाव यानी इफेक्ट से, यानी उस पर बाहर से कोई बल लग रहा है तब वो ऑसिलेशन कर रही है, घूम रही है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द बॉडी ट्राइज टू ऑसिलेट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। शुरू में बॉडी ये चाहती है कि मैं अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करूं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लो 1 सेकंड में 2 बार 3 बार, उसकी हर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग है, क्लियर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्राकृतिक आवर्ती यानी जिसको हर बॉडी की सेम मतलब अलग अलग होती है और सबकी अपनी अपनी होती है। तो इन द बिगिनिंग द बॉडी ट्राइज टू ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल ओवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब हमने इसमें फोर्स लगाया पर वो कोशिश करती है बॉडी की मैं अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट करूं, फोर्स भले लगाया। फिर होता क्या है, the body frequency, but very soon this oscillation die out and the body oscillate and very soon, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, very soon the oscillation die out। बहुत जल्द इस प्रकार के जो दोलन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर बॉडी अपनी मर्जी से चलना ऑसिलेशन करेगी, एक बार फोर्स या ऑसिलेशन करेगी तो धीरे 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 क्या होगा, ऑसिलेशन जीरो की तरफ बढ़ जाएगी। जैसे आपने फ्री ऑसिलेशन में समझा था, धीरे धीरे आयाम घटेगा, मैग्नीट्यूड कम होगा आयाम का यानी एम्पलीट्यूड का, और वो धीरे धीरे घट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बहुत सारे जो ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएंगे एंड द बॉडी oscillate with the frequency of the external applied force. Such oscillation are called forced oscillation। यानी जब ऐसा होता है कि बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करने की कोशिश करती है तो उसके जो ऑसिलेशन होते हैं वो वेरी सून डाई हो जाते हैं, और बॉडी जो है यानी वस्तु जो बाहर से बल लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी आवृत्ति के हिसाब से दोलन करना शुरू कर देती है। यानी बाहर से मान लो जो फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे 25 पर सेकेंड, यानी 25 राउंड है एक पर सेकेंड में, तो वो बॉडी भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करना शुरू कर देती है कुछ समय के बाद। ये जो ऑसिलेशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्लियर। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो बॉडी है यानी वस्तु है वो एक फोर्स पे डिपेंड कर गई, उसके जो ऑसिलेशन है वो नेचुरल नहीं रहे, वो फोर्स पे डिपेंड करेगी जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। वो जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी बॉडी भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करने की कोशिश करेगी, और यही जो ऑसिलेशन होगी क्या इनको क्या कहेंगे हम, फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल मैंने लिया है जरा आपके लिए समझाने के लिए फोर्स्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल। ये यहाँ पे मैंने एक वायर इसको मतलब बांधा है वायर को, यहाँ पे देखिए जरा इस तरीके से, ये 3 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट, सॉरी इसका मीनिंग समझाता है। इन चारों पेंडुलम को मैंने लटकाया, ठीक। चारों पेंडुलम जब लटकेंगे तो होगा क्या, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे होंगे, कुछ समय के बाद क्या होंगे, रुक जाएंगे तीनों चारों रुक जाएंगे। फिर क्या होगा, यहां पे मैंने लिया ए, हेयर ए इज हैवी पेंडुलम, ए भारी पेंडुलम है, एंड 3 लाइट पेंडुलम बी से डी, तथा जो तीनों हैं वो तीनों हल्के पेंडुलम है, उनका वेट इनसे कम है ए से। ए सेट टू ऑसिलेशन, मान लो मैंने ए पे फोर्स लगाया, ए को ऑसिलेशन कराना शुरू करा, ए को खींचा और ऑसिलेशन करना शुरू, तो क्या होगा हम देखेंगे। व्हेन ए सेट टू ऑसिलेट, जब ए ऑसिलेशन करना शुरू करेगा, देन बी सी डी आल्सो ऑसिलेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। तो जो क्या है बी सी डी हैं वो भी ऑसिलेशन करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ए ऑसिलेशन कर रहा है, बट इनकी लेंथ अलग है, इनका मास अलग है। तो इससे ये डिस्कस यानी निष्कर्ष पे हम पहुंच रहे हैं कि इन चीजों का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जो इस पे फोर्स लगाकर हमने इसको ऑसिलेशन कराया, जो इसकी फ्रीक्वेंसी बनी वही सेम इनमें डिवाइड हो जाएगी। यानी ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन नहीं कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, वो जो फोर्स हमने लगाया, ठीक है। और यही जो है एक एग्जाम्पल बन गया किसका, फोर्स्ड ऑसिलेशन का। फोर्स लगाया और ऑसिलेशन कराया, नॉर्मल सी बात। अब इसमें
दो वर्ड आते हैं बेटा, जरा उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप। ये तो हो गया आपका। इसमें देखिए जो फोर्स यहां पे काम करता है बेटा, ध्यान दीजिए, देखिए जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, मेरी बात आप सिर्फ अपने दिमाग में रखिए, जो फोर्स यहाँ पे काम करता है, जो फोर्स इधर एसएचएम में जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि प्रत्यानयन बल। यहाँ बीच, क्योंकि पिछले वाले केस में फोर्स की जरूरत नहीं थी, वो वाला फोर्स तो रिस्टोरिंग फोर्स है, पिछले वाले में भी डीएचओ में भी कौन सा फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। वो जो फोर्स बाहर से लगा रहा है, बाहर से लग रहा, उसको बोलते हैं ड्राइवन फोर्स। क्या बोलते हैं, ड्राइवन फोर्स, प्रणोदित बल। और यहाँ पे जो बॉडी मोशन कर रही है, यानी जैसे हमने किसी पेंडुलम को मोशन करा रहे, ऑसिलेशन करा रहे, पेंडुलम एक बॉडी भी हमारे लिए, किसी बॉल को मोशन करा तो बॉडी, वो बॉडी कौन होगी, यहाँ पे बॉल होगी। यानी जो भी फोर्स जो ऑसिलेशन कर रहा है वो वस्तु क्या कहलाएगी, वो बॉडी क्या कहलाएगी, उसका नाम देखिए जरा आप, इट्स कॉल्ड ड्राइवन ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं उसको, ड्राइवन ऑसिलेटर, ड्राइवन ऑसिलेटर। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रणोदी बल, यानी प्रणोदी बल, प्रणोदी बल। एंड इसको बोलेंगे प्रणोदी आवर्त दोलक। क्लियर, वर्ड में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि हिंदी में भी कभी बार क्वेश्चन जब पुटअप होता है तो क्लियर करने के लिए। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ड्राइवन फोर्स, और जो बॉडी मोशन करेगी वो उस बॉडी का नाम क्या होगा, ड्राइवन ऑसिलेटर। क्या होगा, ड्राइवन ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहां पर जो हमने कॉन्सेप्ट समझा वो समझा हमने ड्राइवन फोर्स, जो वहां पे फोर्स लगा उस नाम, फोर्स का नाम क्या, ड्राइवन फोर्स है। आप इसी में इस डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड करके करेंगे, एंड द फोर्स इज कॉल्ड ड्राइवन फोर्स एंड बॉडी इज कॉल्ड ड्राइवन ऑसिलेटर। यानी वह वस्तु कहलाती है ड्राइवन ऑसिलेटर, और जो वो फोर्स है वो कहलाता है प्रणोदी बल, यानी ड्राइवन फोर्स। तो इसकी भी सेम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उसका क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जैसे अभी तक करते आए 3 केसेस में। तो कल हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आज तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।